क्या है ये करप्शन? क्या है ये स्कैम? बुरी चीजें होती हैं। क्या इसमें जेंडर का भी रोल है? बिल्कुल है। आप कुछ दे रहे हो और आप बदले में कुछ ले रहे हो। कौन शिकार है इसका? फ्रेशर्स के ऊपर। मगर क्या इंटरव्यू के समय ये पूछा नहीं जाता व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? उसको नहीं पता कि जितना वो कंट्रीब्यूट करने वाला है उसका कितना रीइंबर्समेंट होना चाहिए। भाई मैनेजर के पास तो 85 तरीके हैं उस आवाज को दबाने के। जिसके अगेंस्ट में बोलना चाह रहे हैं आपको वो कंप्लेंट भी उसी से करनी है। क्या आप ऐसा मानते हैं कि लगभग हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हो रहा है? जरूर हो रहा है, या फिर अगर नहीं भी हो रहा है तो लोग कोशिश कर रहे हैं उसको करने की। I have seen employees getting mentally disturbed. I have seen employees crying. I have seen employees getting afraid. गलत काम होने का ओनस उसके सीईओ पर होगा। Corporate politics क्या है? Putting a non-deserving person into a deserving place. This is scary. तब वो बेचारा सीधा फ्रेशर तो ठगा ही जा रहा है। तो क्या ऐसा है? Hi, this is C. Nitin Soni. स्वागत है आपका एक और पॉडकास्ट में in this podcast series wherein I'm inviting some of the most interesting guests that I can afford to invite in the studio and have a conversation on different topics. आज जो डिस्कशन होने वाला है वो होने वाला है एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पर जिसका नाम मैंने सोचा कॉर्पोरेट स्कैम, कॉर्पोरेट करप्शन। दोस्तों, क्या स्कैम्स सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पे ही होते हैं? क्या पब्लिक सेक्टर लेवल पे ही होते हैं? क्या प्राइवेट सेक्टर में भी स्कैम्स हो सकते हैं? और मैं जब प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूं तो मैं वो नहीं कह रहा कि सरकार का पैसा खा करके कोई भाग गया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल रहे छोटे छोटे स्कैम्स की। मैं बात कर रहा हूं छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल रही करप्शन की। और इसके बारे में बात करने के लिए मैंने इन्वाइट किया है मैंने अपने खास दोस्त को, एक ऐसे शख्स जिनको कॉर्पोरेट का 20 साल से भी ज्यादा का तजुर्बा है। इन्होंने, आप ये मानिए कि लगभग हर तरह की छोटी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया है, उसको एक्सपीरियंस किया है, इन स्कैम्स और इन करप्शंस को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है। एंड व्हेन आई वाज हैविंग डिस्कशन विद हिम अबाउट दिस टॉपिक ही हैड सो मच टू शेयर। और जैसे इस बात का अंदाजा लगा, पॉडकास्ट तैयार हो गया। दोस्तों, आज जो गेस्ट हमारे साथ हैं, ही इज नन अदर देन मिस्टर पुनीश गुप्ता। स्वागत है पुनीश इन दिस पॉडकास्ट। आई एम सो हैप्पी टू हैव यू। थैंक यू नितिन, थैंक यू सो मच। मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि आज दोस्तों हम एक दूसरे को सालों से जानते हैं। मतलब हम वी नो ईच अदर फॉर लाइक हाउ मेनी इयर्स नाउ? आई थिंक इट्स बीन 30 years. 30 डैम इयर्स। शायद आप में से कुछ लोग जैसे सुन रहे होंगे उनकी उम्र भी 30 साल नहीं होगी। और हमें एक दूसरे को जानते 30 साल हो गए हैं। बहुत क्लोजली मैं इन्हें जानता हूं। पुनीश, आज हम बात कर रहे हैं कुछ हट करके, कुछ डिफरेंट, जो जनरली सुनने को नहीं मिलता। आपसे वन ऑन वन डिस्कशंस में कितना कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन कॉर्पोरेट्स दीज डेज। तो मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि क्या एक सिंपल बेसिक नॉर्मल कॉर्पोरेट में विच इज नॉट अ बिग टिपिकल मल्टीनेशनल, क्या उसमें भी करप्शन होता है? उसमें भी स्कैम्स होते हैं? हाँ, बिल्कुल होते हैं। करप्शन एंड स्कैम्स होते हैं। छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में भी होते हैं, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में भी होते हैं। अक्सर हमें ये सुनने को मिलता है कि कॉर्पोरेट बॉडीज में, गवर्नमेंट बॉडीज में, सरकारी महकमे में ज़्यादा करप्शन होता है या फिर सिर्फ वहीं करप्शन होता है। ऐसा नहीं है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में इफ़ नॉट डायरेक्ट, आई वुड से इनडायरेक्ट करप्शंस होते हैं। उसके बहुत सारे चेहरे होते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं। कौन शिकार है इसका? कौन है विक्टिम? इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इसका पड़ता है फ्रेशर्स के ऊपर, जो अभी एजुकेशन कंप्लीट करके कॉर्पोरेट का पार्ट बनते हैं, या फिर उन लोगों का जिन्होंने कभी किसी पॉलिटिक्स में या ऑफिस कॉन्स्पिरेसीज में पार्टिसिपेट नहीं किया होता है। वो बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं, सीधे सच्चे लोग होते हैं बेचारे, जो आते हैं, सुबह काम करते हैं, शाम को चले जाते हैं, उनको नहीं पता उनके पीछे से क्या चल रहा है। तो दो तरीके के लोग शिकार होते हैं। एक जो बेचारे सीधे सच्चे हैं, चाहे उनको 10 साल हो गए, 20 साल हो गए और कॉर्पोरेट में काम करते हुए, और दूसरे जो फ्रेशर्स हैं, जो अभी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके कॉर्पोरेट में आए हैं, उनको नहीं पता कॉर्पोरेट में क्या होता है, कैसे होता है। तो ये दो तरीके के लोग ज़्यादातर इनडायरेक्ट करप्शन और स्कैम के शिकार हो जाते हैं कॉर्पोरेट्स में। क्या है ये करप्शन? क्या है ये स्कैम? किसको हम इसका नाम दे सकते हैं? क्या हो रहा है ऐसा कॉर्पोरेट्स में जिसका शायद फ्रेशर्स को पता भी नहीं है, that they are becoming a victim of
this scam, if I can call it, or this corruption, if I can call it? ये मतलब what exactly is it? सी बहुत सारे बुरी चीजें होती हैं कॉर्पोरेट्स में भी. एक बहुत ही सिंपल लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं आपको बात करूं तो मैं बोलूंगा कि जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, जितना आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एज ए एम्प्लॉई, क्या आपको उतना रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्या आपको उतनी सैलरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? क्या आपको उतना इंसेंटिव मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्या आपको उतना ईयरली अप्रेजल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो सबसे पहला स्कैम तो यही है कि वट एवर यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, एक्चुअली यू आर नॉट बीइंग रीइंबर्स्ड फॉर दैट कॉन्ट्रीब्यूशन. मगर क्या इंटरव्यू के समय ये पूछा नहीं जाता व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, और सामने वाला कहता है आई एक्सपेक्ट दिस, देन वेयर इज द स्कैम? उससे जो मांगा उसे मिल रहा है? नहीं, तो ऐसा होता है कि जो फ्रेशर इंटरव्यू के लिए अपीयर कर रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम, उसको नहीं पता कि जितना वो कंट्रीब्यूट करने वाला है उसका कितना रीइंबर्समेंट होना चाहिए. वो तो एक अपनी अंडरस्टैंडिंग या जो भी उसने आसपास से सुन लिया कि हाँ मेरे फ्रेंड का इतना पैकेज है, उसको इतने की जॉब मिल गई, उसको ये हो गया, उसको वो हो गया, उस हिसाब से ही वो सोच पाते हैं, डिसाइड कर पाते हैं कि हमारा कितना एक्सपेक्टेशन होना चाहिए. बट एक्चुअल में देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि जितना वो कंट्रीब्यूट करने वाले हैं उससे ज़्यादा उनको जो रीइंबर्समेंट ऑफर हो रहा है शायद एक्चुअल में उनको उससे ज़्यादा मिलना चाहिए. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी वैल्यू समझ पाना. जब भी आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या फिर किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं, तो आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कंट्रीब्यूशन आप करने वाले हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बदले में आपको उतना रीइंबर्समेंट या सैलरी मिलेगा या नहीं मिलेगा. अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिल रहा है? बिकॉज हमें जॉब की ज़रूरत है, बिकॉज हमने पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, बिकॉज हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड्स की जॉब्स लग गई हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस जल्दबाजी में उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लें जहां पर हो सकता है कि जिस तरीके का कंट्रीब्यूशन और एक्सपेक्टेशंस ऑर्गेनाइजेशन की आपसे है उस तरीके का हो सकता है रीइंबर्समेंट एंड सैलरी ना मिले आपको. मगर क्या पुनिश ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जॉब्स करते हुए कई लोग ऐसे भी हैं जो वर्थ नहीं है उनकी, उनको आता नहीं है, कुछ स्किल सेट उतना नहीं है, बट दे आर गेटिंग व्हाटएवर फॉर व्हाटएवर रीजंस. सो अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ दिस, इट्स अ पार्ट ऑफ द स्कैम. सो उसमें क्या हो रहा है ना कि उसमें कुछ ऐसी ताकतें हैं जो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा रही हैं, बावजूद इसके कि आप वहां जाना डिजर्व नहीं करते हो, उस पोजीशन पे बैठना डिजर्व नहीं करते हो. क्या है ये ताकतें? मे बी फेवरेटिज्म. फेवरेटिज्म इज वन ऑफ द रीजंस कि आप शायद उतने स्किल्ड नहीं हो, आपको उतना काम करना नहीं आता है, आप उतने राइट फिट नहीं हो किसी पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए, बट क्योंकि आपका मैनेजर आपको पसंद करता है फॉर वेरियस रीजंस, दिस कुड बी पॉसिबल, इसीलिए आप उस फेवरेटिज्म के चलते आप आगे ग्रो कर पा रहे हो. क्या इसमें जेंडर का भी रोल है? बिल्कुल है. क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक ऑपोजिट जेंडर दूसरे जेंडर को यहां पर प्रमोट कर रहा है, फेवरेटिज्म के तहत प्रमोट कर रहा है, उसको फेवर कर रहा है, in spite of the fact that the other gender may not be as capable of somebody else in the same team? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है. आप ऐसा फेवरेटिज्म शायद सेम जेंडर में ना देखें. दिस हैपेंस मोस्टली इन ऑपोजिट जेंडर एक्चुअली. तो ये फेवरेटिज्म टू वेज फेवरेटिज्म है ये. शायद सामने वाला भी आपको पसंद कर रहा है किसी रीजन से और आप भी उसको पसंद कर रहे हो, और आप कुछ दे रहे हो और आप बदले में कुछ ले रहे हो. इसका मतलब पर्सनल पसंद और नापसंद, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसीजर्स और उनके रूल्स को ताक पे रख के पर्सनल फेवरेटिज्म के तहत चीजें चल रही हैं. बिल्कुल ऐसा ही है. क्या ओनर्स अंधे हैं? ओनर्स मजबूर हैं. ओनर्स मजबूर हैं बिकॉज नॉट एवरी director, not every CEO, not every CFO, not every COO can, macro manage these things.
माइक्रो मैनेज दीज थिंग्स। वो माइक्रो मैनेज नहीं कर सकते, वो खाली मैक्रो मैनेज कर सकते हैं। तो वो मैक्रो मैनेजमेंट लेवल पे उनको नहीं समझ आ पाता है या वो पकड़ में नहीं आ पाता है। इवन ओनली इफ दे माइक्रो मैनेज दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। जो करने का उनके पास समय नहीं, जो करने का शायद उनके पास समय मगर नहीं। क्या ये फेवरेटिज्म जो आप जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या एक खतरा नहीं है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो खतरा है ही, बट ये उन लोगों के लिए ज्यादा खतरा है जो लोग डे इन डे आउट अपना समय दे रहे हैं, अपना लाइफ दे रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कर रहे हैं, और उनके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, कोई स्कैम हो रहा है, या फेवरेटिज्म के चलते उनकी पोजीशन किसी और को मिल रही है, तो वो उन लोगों के लिए, उन एम्प्लॉइज के लिए बहुत गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इसका शिकार है उसको क्या करना चाहिए? सपोज मैं कहता हूं मैं इस फेवरेटिज्म का शिकार हूं, मैं डिजर्व करता हूं, लेकिन मैं उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहा बिकॉज माय मैनेजर इज फेवरिंग समबडी एल्स हु इज लेस डिजर्विंग, मे बी बिकॉज ऑफ द जेंडर डिफरेंस। क्या करूं मैं? सी, इसका दो ही तरीके हैं, या तो आप आवाज उठाएं, और भाई मैनेजर के पास तो 85 तरीके हैं उस आवाज को दबाने के। मैनेजर के पास तो पूरा तैयार है, खाका तैयार है। देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर अनस्ट्रक्चर्ड, जिसमें केपीआईज नहीं है, जिसमें प्रॉपर जो तरीका है इवैल्यूएशन का, परफॉर्मेंस को, वो इन प्लेस नहीं है। उन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर तो ये चल ही रहा है और धड़ल्ले से चल रहा है। सरकारें चल रही है, छोटी छोटी सरकारें चल रही है। सी, इसीलिए बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे एम्प्लॉइज के लिए, जैसे कि आपने कहा केपीआईज नहीं है, प्रोसेसेस नहीं है, कहीं कहीं पे तो डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं होता है बहुत सारी चीज़ों का कि व्हाट हैज़ बीन डिसाइडेड बिटवीन द टू पार्टीज। तो बहुत मुश्किल होता है इस सिचुएशन में किसी का बोल पाना, या फिर अपने आप को सही या किसी दूसरे को गलत प्रूव कर पाना। इसीलिए लोग या तो चुप रहते हैं या फिर चुपचाप छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। और जैसे आपने बोला सरकारें चल रही हैं, जो लोग जिनके पास फेवर है अपने मैनेजर्स का, या जो लोग टीम अप करके कुछ गलत करते हैं एक साथ मिलकर, तो उनके आगे जो बेचारे सीधे सच्चे एम्प्लॉयज होते हैं वो नहीं बोल पाते हैं, उनसे नहीं compete कर पाते हैं। तो उनके लिए एक ही रास्ता होता है, या तो चुपचाप मजबूरी में काम करते रहें, या फिर आवाज उठाएं, लड़ें। अगर नहीं लड़ सकते तो चले जाएं छोड़ के। किससे लड़ें? अपने मैनेजर से लड़ें? किसके पास जाएं? इस पे किसके आगे क्या आवाज उठाएं? वेयर इज द प्लेटफॉर्म? कौन सुनेगा? यही तो मुसीबत है, यही तो दिक्कत है कि आप जिसके अगेंस्ट में बोलना चाह रहे हैं, आपको वो कंप्लेंट भी उसी से करनी है। एग्जैक्टली। सो देयर इज नो ऑल्टरनेटिव्स, देयर आर नो प्लेटफॉर्म्स, देयर आर नो चैनल्स अवेलेबल। तो क्या करे एक ऑर्गेनाइजेशन? आप क्या सजेशन देना चाहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन, पीपल हु आर सिटिंग एट द टॉप पोजीशन, द सीएक्सओ लेवल्स, उनको क्या, अगर वो ये बात सुन रहे हैं तो वो क्या करें? क्योंकि बाय द वे एक बात पूछ रहा हूं, क्या आप ऐसा मानते हैं कि लगभग हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हो रहा है? बिल्कुल, मुझे लगता है हर ऑर्गेनाइजेशन में किसी न किसी लेवल पे ऐसा कुछ जरूर हो रहा है, या फिर अगर नहीं भी हो रहा तो लोग कोशिश कर रहे हैं उसको करने की। कुछ लोग सक्सीड हो जाते हैं करते कोशिश करके, कुछ लोग नहीं हो पाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में हर इंसान, हर एम्प्लॉय, हर इंडिविजुअल इन सब चैलेंजेस को फेस कर रहा है। मैं इस बात से एग्री करता हूं। मैंने आज तक जितनी भी कंपनियों में काम किया है, छोटी से बड़ी, मैंने हर उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये फेवरेटिज्म देखा है। एंड आई हैव सीन पीपल हु हैव बिकम विक्टिम ऑफ दिस। आई हैव सीन एम्प्लॉइज सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस, and I have seen employees losing their mental peace. I have seen employees crying. I have seen employees getting mentally disturbed, losing their night's sleep. I have seen employees getting afraid of going to office, but they have to go because they have a family to take care of. तो ये मैंने बाकायदा देखा है जो आप कह रहे हैं, और मैं भी ये मानता हूं कि लगभग हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आप क्या, व्हाट शुड बी द सोल्यूशन? क्या करना चाहिए? सीएक्सओ लेवल पे अगर कोई लोग बैठे हैं, चला रहे हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस को, लीडर्स जो हैं, उनको क्या करना चाहिए कि जो
विक्टिम्स है उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशंस में जिनकी आवाज उन तक नहीं पहुंचने वाली. What sort of system should they put in place? एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म है फीडबैक मैकेनिज्म, जिसमें आप डिफरेंट लेवल्स पे आप फीडबैक ले सकते हैं एम्प्लॉइज से. सो सपोज एक लेवल ये हो सकता है कि आपका मैनेजर आपसे फीडबैक ले रहा है. पुनिश, फीडबैक हम ये कह तो रहे हैं इस रूम में बैठ करके, शायद ये कहना बड़ा आसान है कि फीडबैक, मैनेजर का फीडबैक ऊपर पहुंचाना, इसमें हालत खराब हो जाती है. पीपल आर नॉट एबल टू इवन थिंक अबाउट इट, नो मैटर व्हाट द चैनल और द प्लेटफॉर्म मे बी. आप अपने मैनेजर का फीडबैक लेकर के उसके बॉस के पास जा रहे हो, आप ना मतलब आग से खेल रहे हो, मौत से पंगा ले रहे हो. तो इस पर क्या करना चाहोगे? दिस इज नॉट एज इजी एज इट मे साउंड. बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था जहां पर मैनेजर्स का फीडबैक दिया जाता था, और जब वो फीडबैक फॉर्म आता था तो मैनेजर्स खुद आकर अपने आप बताते थे कि तुम्हें क्या भरना है इस फीडबैक फॉर्म में. कैन यू बिलीव दैट? तो आप उस प्लेटफॉर्म के होते हुए भी जहां पे आप फीडबैक शेयर कर सकते हैं, आपको फीडबैक शेयर नहीं किया देने जाता था. तो मैनेजर खुद आ जाते थे फीडबैक फॉर्म भरवाने के लिए कि तुम्हें ऐसा भरना है. और कभी कभी क्या होता था कि एक बहुत ही छोटी टीम है जिसमें 1 या 2 या 3 टीम मेंबर्स हैं आपके, और अगर उस टीम का फीडबैक उस मैनेजर के लिए गलत जाता था तो मैनेजर पोस्ट रिसीविंग द फीडबैक ही कुड इजीली मेक इट आउट ऑफ 2 or 3 पीपल कि किसने किया है. तो उस डर से भी लोग फीडबैक नहीं देते हैं. तो बहुत सारे चैलेंजेस है. इवन इफ यू प्लेस अ फीडबैक मैकेनिज्म, यू नीड टू इंश्योर कि वो राइट फीडबैक जा रहा है उस मैनेजर के लिए, और आप उनको उतना प्रिवेसी दो उन एम्प्लॉइज को कि वो अपने मैनेजर का फीडबैक फियरलेसली दे सकें और एक्चुअल में बता सके दैट व्हाट इज हैपनिंग राइट एंड व्हाट इज हैपनिंग रॉन्ग इन द ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन ये पूरा सिस्टम ही, अगर मैं इफ आई कैन कॉल इट, कि किसी न किसी लेवल पर ये सिर्फ एक मैनेजर तक सीमित नहीं होता पुनिश, ये मल्टीपल लेवल्स पर सिस्टम करप्ट हो चुका होता है. The manager is licking his manager's ass and that manager is licking his manager's ass. Are you understanding my point? Yeah. अब वो किसके पास फीडबैक जा रहा है, वो फीडबैक जैसे ही आएगा वो अपने नीचे वाले बंदे को बोलेगा तेरी टीम के बंदे ने तेरे लिए ये फीडबैक दिया है. And the person who is giving the feedback may be under the impression कि ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल फीडबैक जा रहा है, और उसकी मार ली जाएगी और उसे बाहर भगा दिया जाएगा. This is scary. I mean, this is actually very scary. और सीधे सच्चे लोग जो नहीं समझते इस बारे में, वो इसका बुरे तरीके से शिकार होते हैं, irrespective of the fact whether the person is a male or a female. वो इसका शिकार होते हैं. तो मैं I want to understand from both of us, I mean from your experience of course as a guest, क्या करना है? See, इसका एक सोल्यूशन ये है कि आपके नीचे जो मैनेजर है ना, यू मेक श्योर कि आपके अंडर में जो मैनेजर है वो एथिक्स को फॉलो करे, कंपनी की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करे, एंड ही शुड बी ऑनेस्ट. अगर एक मैनेजर भी अगर ये इंश्योर कर ले कि उसके अंडर में जो मैनेजर काम कर रहा है वो कंपनी की प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज को फॉलो कर रहा है, वो करप्ट नहीं है, वो फेवरेटिज्म नहीं कर रहा, वो अच्छे से अपने टीम मेंबर्स का ध्यान रख रहा है, आई थिंक अगर एक लेवल पर भी हम इसको फिल्टर आउट करें तो मुझे लगता है कि हम सबसे नीचे लेवल तक जाकर हम अपने पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को इंप्रूव कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं. और अगर ऐसा नहीं हो रहा किसी ऑर्गेनाइजेशन में और कोई एम्प्लॉय हमारी कॉन्वर्सेशन को सुन रहा है और वो विक्टिम है, तो उसके पास कोई चारा नहीं है. फिर तो उसका ओनस उस कंपनी के सीईओ के ऊपर है. अगर कुछ भी गलत हो रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी लेवल पर, तो उस गलत काम होने का ओनस उसके सीईओ पर होगा या फिर जो भी टॉप मैनेजमेंट बैठा है सीईओस पर होगा. लेकिन उन सीईओस को आजकल सोशल मीडिया पे जो लोग इंस्पायर कर रहे हैं, इफ आई कैन कॉल इट, वो तो कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को आग लगा दो, टीटीज को आग लगा दो. वो तो बात कर रहे हैं कि भाई गधे की तरह पेलने के लिए ही तो इनको हायर किया है, तो इनको गधे की तरह पेलो ना. What the hell is feedback? Why are we even talking about feedback? What is culture? Why do you want to give them space to enjoy in a corporate setup?
उनको आपने गधे की तरह पिलने के लिए हायर किया है, पैसा दे, पिल, घर निकल, तेरे से मेरा क्या लेना देना है? आई मीन व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? बहुत सारे लोग कल्चर की बात करते हैं, क्या कल्चर, क्या करना है, कोई कल्चर नहीं होना चाहिए, कोई एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए। कुछ तो लोग ऐसे बोलते हैं कि कोई एंटरटेनमेंट हो तो मैं तो आग लगा दूं उस एंटरटेनमेंट में। ऐसा नहीं होता है। आपकी सोसाइटी में कल्चर है, आपके घर में कल्चर है, आपके रिलीजन में कल्चर है, आपकी कंट्री में कल्चर है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल होना चाहिए कल्चर, बिल्कुल सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट होना चाहिए ऑफिस के अंदर। अगर कोई एम्प्लॉई आ रहा है, काम कर रहा है, 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे काम कर अपने घर अपनी फैमिली से ज्यादा टाइम ऑर्गेनाइजेशन में बिता रहा है, बिल्कुल, तो वो गधे की तरह पिलने के लिए नहीं बिता रहा। बिल्कुल, उसको वो पूरा हक है कि वो हंसे, वो एंजॉय भी करे, वो पार्टी भी करे, वो एंटरटेनमेंट भी करे। एम आई राइट? यस, ऑफ कोर्स। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे हम तो काम करने आए हैं, पैसे लो, काम करो, जाओ। ऐसे थोड़ा ना होता है। आप अगर कोई काम करने आए और सिर्फ पैसे कमाने आए तो कल को वो आपका गला काट के भी पैसे कमा सकता है। फिर क्या करोगे आप? आपको मार के आपको लूट कर भी तो जा सकता है वो। वी हैव टू बिल्ड अ कल्चर। विदाउट दैट कल्चर, विदाउट दैट फीलिंग, आप यू कैन नॉट वर्क लाइक एन एनिमल इन द ऑफिस। You are a human being. You need emotions. You need culture. You need people around you. You need happiness. You need good vibes. You need appreciations from your supervisors, seniors. ऐसे आप काम नहीं कर सकते हो बिना कल्चर के। I disagree to people who said क्या कल्चर है, कल्चर नहीं होना चाहिए, एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, कल्चर होना चाहिए ऑफिस में। उस कल्चर को फॉलो करना चाहिए लोगों को, उस कल्चर में रहना चाहिए, उसको फील करना चाहिए, उसको बिलीव करना चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ जी हुजूरी करने वाले लोग कॉर्पोरेट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और अच्छा ग्रो करते हैं, रादर देन टैलेंटेड पीपल जिनको जी हुजूरी करनी नहीं आती, पीपल हु डोंट नो हाउ टू लिक समबडीज? सी, ऐसे नहीं होता है कि सिर्फ एक ही काम करके आप आगे बढ़ते हो। अच्छे लोग भी आगे बढ़ते हैं, बुरे लोग भी आगे बढ़ जाते हैं। तो ये एक प्रोपोर्शन में चलता है। तो प्रोपोर्शनेटली बुरे लोगों का पलड़ा थोड़ा सा भारी रहता है बजाय अच्छे लोगों के। ऐसी बात नहीं, हम वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि अच्छे लोग, सीधे सच्चे लोग आगे नहीं बढ़ते हैं और कॉर्पोरेट्स में बढ़ते हैं, लेकिन उनका प्रोपोर्शनेटली द काउंट इज लो। अगर 100 लोग हैं तो शायद हो सकता है 10 लोग अच्छे आगे बढ़े, 90 लोग ऐसे बढ़े जो झूठ बोलकर या फिर मैनिपुलेट कर या फेवरेटिज्म करके आगे बढ़ते हैं। बट हमको ऐसा कल्चर डेवलप करना चाहिए, अगेन मैं कल्चर की बात कर रहा हूं, जहां पर हम अच्छे सच्चे अच्छा परफॉर्म करने वाले लोगों को अपॉर्चुनिटीज दें, उनको आगे आने का मौका दें। यूजुअली ऐसा होता है कि जो थोड़ा सा पॉलिटिकली और पॉलिटिक्स और पावर में रहते हैं, जो थोड़े लड़ाई झगड़ा करने में और ब्लेम गेम करने में थोड़े से एक्सपर्ट होते हैं, वो लोग, उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है समहाउ। पुनीश, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स क्या है? अगर सिंपल लेमन लैंग्वेज में अगर मैं आपको बोलूं तो पुटिंग अ नॉन डिजर्विंग पर्सन इनटू अ डिजर्विंग प्लेस, दैट्स द कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स। क्योंकि हर आदमी को आगे बढ़ना है, हर आदमी को पैसा कमाना है, हर आदमी को सक्सेस चाहिए। उस पैसा सक्सेस के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। और आप ये नहीं समझने को तैयार कि शायद किसी ऐसी डेजिग्नेशन पे मैं जा रहा हूं जहां पे मैं जाना डिजर्व नहीं करता हूं, तो क्या मेरे पास उतना टाइम और उतना पेशेंस है कि मैं अपने आप को पहले अपस्किल करूं, इतना ट्रेन करूं अपने आप को कि मैं उस पोजीशन पे जाऊं। प्रॉब्लम ये है कि हम वेट नहीं करना चाहते, हमारे अंदर उतना पेशेंस नहीं है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे जाना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर रोल डेजिग्नेशन पे जाना चाहते हैं, तो अगर मुझे 1 साल लगेगा अपने आप को ग्रूम करने के लिए या फिर प्रिपेयर करने के लिए, ट्रेन करने के लिए, अपस्किल करने के लिए, मैं वो 1 साल का इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। मुझे चाहिए शॉर्टकट्स। मुझे लगता है कि अच्छा, इसका क्या ऑल्टरनेटिव है? अगर मैं कोई और काम ऐसा कर लूँ जो मुझे 6 महीने में वो
पोजीशन और सक्सेस दे दे तो मैं वही कर लेता हूँ ना, मैं 1 साल इतना मेहनत क्यों करूँ? दैट्स द कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स एंड करप्शन दैट इज हैपनिंग। कई सारे एम्प्लॉइज जिस चीज की आप बात कर रहे हैं, इसके लिए कंपनियां दे हॉप फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर, वो उस स्किल सेट को एक्वायर नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, उस पोजीशन को जस्टिस करने के लिए खुद को अपस्किल नहीं करना चाहते। उनके दिमाग में ये नहीं है कि मैं उस पोजीशन के लिए तैयार हूं या नहीं हूं। उनको ये लगता है कि बस मुझे वो पोजीशन चाहिए और वो कंपनी छोड़ देते हैं, दूसरी कंपनी में जाते हैं, मुझे फलानी सैलरी चाहिए, एक कंपनी छोड़ी, दूसरी में गए, 6 महीने में दूसरी छोड़ी, तीसरी में गए, चौथी पे जाके सेट हुए, अपना मिल गया वो पैकेज जो पैकेज मिलना था। इस पर क्या कहते हैं आप? सी, पैकेज मिलना और किसी पोजीशन को जस्टिफाई करना आर 2 डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, आपने जॉब हॉपिंग करी, आपने कुछ इंटरव्यूज प्रिपेयर करे और आपने क्रैक कर लिया इंटरव्यू, आप उस डेजिग्नेशन, उस पोजीशन पर पहुंच गए। अल्टीमेटली अगर आप स्किल्ड नहीं हो तो आप इन द लॉन्ग रन उस पोजीशन को, उस डेजिग्नेशन को, उस प्रोफाइल को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे और आप यू विल फॉल बैक, और उसका खामियाजा उस ऑर्गेनाइजेशन को भुगतना पड़ेगा जो उसको हायर कर रहा है, जिस उस तरीके के लोगों को हायर कर रहा है। तो इन द लॉन्ग रन अगर आप उस पोजीशन पर पहुंच भी गए, या तो आपको अपस्किल करना पड़ेगा पहुंचने के बाद, अगर आप नहीं कर पाए या आपको लगा कि जिस तरीके से मैं यहां तक पहुंचा हूं मैं आगे भी चला लूंगा, तो शायद मुझे लगता है वो पॉसिबल नहीं है। दैट पर्सन विल फॉल बैक और उसका खामियाजा उस ऑर्गेनाइजेशन को भुगतना पड़ेगा। पुलिस के कॉर्पोरेट्स के अंदर सोफिस्टिकेटेड गैंग्स भी चल रहे हैं। मतलब एक मैनेजर आता है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से और अपनी प्रभुता अपना जमाने के लिए, सिक्का जमाने के लिए अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन से अपने चेले चपाटे नई ऑर्गेनाइजेशन में हायर करवाता है, ताकि उसका वो जो एक मिनी सोफिस्टिकेटेड गैंग है वो कंटिन्यू रहे और वो मिलकर के वहां पर अपना चला सके जो भी उनका चलाना चाहते हैं वो। क्या ऐसा होता है? ऐसा होता है क्योंकि जिस गैंग को वो चला रहे हैं उनको सिर्फ उसी गैंग को चलाना आता है, उनको किसी और तरीके के ग्रुप ऑफ पीपल को चलाना नहीं आता। शायद वो ट्रेंड पीपल मैनेजर नहीं है, शायद उनको नहीं पता कि इस एक गैंग के अलावा भी एक दुनिया है, वहाँ पर अलग तरीके के लोग हैं, और अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिले तो उनको क्या वो चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं। तो उनको हमेशा एक इनसिक्योरिटी, एक डर रहता है कि मैं कहीं और चला गया, किसी और तरीके के लोगों को मुझे मैनेज करना पड़ा और मैं नहीं कर पाया तो मेरा क्या होगा। उस डर के चलते भी लोग अपने पुरानी ऑर्गेनाइजेशन से अपनी जो मिनी गैंग्स होते हैं उनके लोगों को ले आते हैं। बट ये पॉजिटिव नेगेटिव बोथ, इट हैपेंस पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली। पलड़ा किसका भारी है? पलड़ा किसका भारी है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग जो सच में अपने टीममेट्स की हेल्प करना चाहते हैं, उनको ग्रो करवाना चाहते हैं, तो वो एक उनके लिए एक सिंसियर एफर्ट करते हैं कि उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ले आएं जहाँ पे वो उन्होंने ज्वाइन किया है। और कुछ लोग ऐसा भी करते हैं क्योंकि उनको नहीं मैनेज करना आता किसी और तरीके के लोगों को, उनको बस अपने ही गैंग के लोगों के तरीके के लोगों को मैनेज करना आता है, तो वो उनको ले आते हैं ताकि उनका गैंग वहाँ पर भी चलता रहे। क्या रोल है एक मैनेजर का एक ऑर्गेनाइजेशन में? टू मैनेज पीपल, टू मैनेज बिजनेस, टू मैनेज व्हाटएवर इज गिवन टू हिम। क्या आपको ये लगता है कि ये जो भी पॉलिटिक्स चलती है वो कहीं ना कहीं इस वजह से भी चलती है that a lot of people sitting at higher position, I'm talking about managers and above, are insecure? उन्हें लगता है मैंने अगर अपना सिक्का नहीं जमाया तो ये मेरे नीचे जो बैठे हैं कल को मुझे ही खा जाएंगे। ये दोनों तरीके से चलता है, मतलब मैनेजर्स के साथ भी चलता है, मैनेजर्स भी ऐसा सोचते हैं और टीम मेंबर्स भी ऐसा सोचते हैं। तो दोनों तरीके से चलता है। कुछ जगहों पर मैनेजर्स की इनसिक्योरिटीज होती है, वो एक डिफरेंट कल्चर और माइंडसेट डेवलप करना चाहते हैं विद इन द टीम, और कुछ जगहों पर आपके टीम मेंबर्स को इनसिक्योरिटीज होती है और वो अलग तरीके से मैनिपुलेशंस करना चाहते हैं टीम में, और अलग तरीके के बिलीफ सिस्टम्स डेवलप करना चाहते हैं विद इन द टीम जस्ट टू गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे पीड़ित एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो बेचारे इतने दुखी और इतने परेशान होते हैं कि वो जब क्विट करते हैं तो नोटिस पीरियड का भी वेट नहीं करते।
वो क्या करते हैं, वो छोड़ देते हैं ऑर्गेनाइजेशन और वो भाग जाते हैं। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपको क्या लगता है, नोटिस पीरियड देना जरूरी है, देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? क्या कहते हो आप इस बारे में? मुझे ऐसा लगता है ना कि नोटिस पीरियड देने में कोई बुराई नहीं है। जिस अग्रीमेंट के साथ आप आए हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसी अग्रीमेंट के साथ आप जाएं भी। जिस पॉलिसी के तहत आपको हायर किया गया है, उसी पॉलिसी के तहत आपको एग्जिट भी लेना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि नोटिस पीरियड देना इज़ नॉट बैड। अगर आपकी जगह कोई आ रहा है और आपको हैंड ओवर देना है उसको, और ऐसा तो है नहीं कि आपको नोटिस पीरियड में सैलरी नहीं मिलेगी। जितना भी दिन आप काम करेंगे एज ए नोटिस पीरियड, आपको सैलरी तो मिल ही रही है उसकी। तो अगर ऐसा है तो एक एज अ रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल, आई थिंक यू शुड सर्व द नोटिस पीरियड एंड डू द प्रॉपर हैंड ओवर टू अ पर्सन हु इज रिप्लेसिंग यू। आपको लगता है कि प्रॉपर नोटिस पीरियड जरूर सर्व करना चाहिए? करना चाहिए मेरे हिसाब से। किन सर्कमस्टांसेस में जॉब क्विट नहीं करनी चाहिए, किन सर्कमस्टांसेस में जॉब क्विट करना ठीक है? व्हेन आई से जॉब क्विट, एज इन गोइंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। कई सारे लोग ऐसा होते हैं जो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स के शिकार होकर ऑर्गेनाइजेशन छोड़ते हैं। आई बिलीव दिस कि लोग ना ऑर्गेनाइजेशन नहीं छोड़ते, लोग अपने मैनेजर को छोड़ते हैं। लोग इतने परेशान हो चुके होते हैं अपने जो इनजस्टिस उनके साथ होता है, जो उनका शोषण कह लो आप, वो इस लेवल का हो जाता है, दे एंड अप, आई मीन दे बिकम होपलेस कि अब उनकी कोई सुनने वाला नहीं है, दे एंड अप लीविंग द जॉब। तो मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि किन सर्कमस्टांसेस में जॉब चेंज करना इज अ गुड डिसीजन, किन सर्कमस्टांसेस में जॉब चेंज करना इज नॉट ए गुड डिसीजन? सी जॉब देखा जाए तो जॉब कोई चेंज करना नहीं चाहता। अगर आपको पहली ही जॉब में वो रिस्पेक्ट, वो रिकग्निशन, वो अप्रिसिएशन मिले, और अगर पहली ही जॉब में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले लर्न करने की, नया सीखने की और ग्रो करने की, तो कोई भी इंडिविजुअल वुड नॉट वांट टू लीव दैट जॉब। तो जॉब कोई भी नहीं छोड़ना चाहता। जॉब 90% ऑफ द एम्प्लॉइज दे लीव बिकॉज वो उस एनवायरमेंट में, उस कल्चर में सफोकेटिव महसूस करते हैं। मतलब उनको उनके ऊपर ऐसा प्रेशर बन जाता है, ऐसा माहौल बन जाता है कि उनको जॉब छोड़नी पड़ती है। मे बी बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स, मे बी बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट करप्शन, मे बी बिकॉज ऑफ फेवरेटिज्म, देयर कुड बी वेरियस रीजंस, लेकिन कोई भी जॉब छोड़ना नहीं चाहता। एंड यस, लोग जॉब नहीं छोड़ते, अपने मैनेजर्स को छोड़ते हैं, या फिर अपने कोलीग्स को छोड़ते हैं जो उनको परेशान करते हैं, या फिर इस तरीके का माहौल बना दिया जाता है कि उनको जॉब छोड़नी पड़े। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान जॉब छोड़ने के लिए जॉब ज्वाइन नहीं करता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको पीरियोडिकल टाइमली अप्रिसिएशन मिलता रहे, प्रमोशंस मिलती रहे, आपकी करियर पाथिंग होती रहे, आपको न्यू लर्निंग्स मिलती रहे, व्हाई वुड यू लीव अ जॉब? आई मीन, आई डोंट सी एनी रीजन टू लीव अ जॉब। जॉब तो छोड़नी ही नहीं चाहिए आपको, अनलेस यू वांट टू गो इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। क्या हर आदमी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बना है? अब इसमें भी एक स्कैम चल रहा है मार्केट में। आप किसी भी इन्फ्लुएंसर या फिर मोटिवेशनल स्पीकर को सुनेंगे तो वो सब यही बोलते हैं कि 9 to 5 इज अ स्कैम। 9 to 5 को तो वो गाली की तरह लेते हैं। नहीं, 9 to 5 गाली नहीं है। आप मुझे बताइए कि हिंदुस्तान की कितनी पॉपुलेशन है और कितने एंटरप्रेन्योर्स हैं वर्सेस कितने एम्प्लॉयज हैं? आप गिन सकते हो? आप क्या वो नंबर एंटरप्रेन्योर्स रिप्लेस कर सकते हैं जो एम्प्लॉयज हैं? कभी भी नहीं। एक एंटरप्रेन्योर बनता है, उसके पीछे 100 एम्प्लॉयज होते हैं, 200 एम्प्लॉयज होते हैं, 500 एम्प्लॉयज होते हैं। ऐसा नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, धंधा, इसको बहुत फैंटेसाइज कर दिया है लोगों ने। आजकल के स्पीकर्स ने बहुत फैंटेसाइज कर दिया है। बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट फॉर एवरीबडी। आई मीन, देयर आर सर्टन प्री रिक्विजिट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, और वो प्री रिक्विजिट हर कोई एम्प्लॉय क्वालिफाई नहीं करता है। एवरीबडी कुड बिकम एंटरप्रेन्योर एंड लीव 9 to 6। नो, नॉट एवरी पर्सन कैन लीव 9 to 6 एंड बिकम एन एंटरप्रेन्योर। ऐसा नहीं है। क्या ट्रेट्स हैं वो?
सबसे पहले तो आपके पास वो रिस्क एपेटाइट है कि नहीं है, कि आप रिस्क ले सकते हो, कि आपके पास अगले 1 साल का अपना हाउस होल्ड एक्सपेंस का फंड्स रिजर्व्ड हैं। डू यू हैव दैट एपेटाइट? आप क्या 1 साल के लिए अगर आप कोई धंधा शुरू करो और नेक्स्ट 1 साल तक अगर आपको इन्वेस्ट करना हो अपनी पॉकेट से और आपको अपना घर का खर्चा भी चलाना हो, डू यू हैव दैट फंड्स? उसके बाद क्या आपके पास वो स्किल्स हैं? डू यू हैव अ पीपल मैनेजमेंट स्किल्स? डू यू हैव मार्केटिंग स्किल्स? डू यू हैव सेल्स स्किल्स? आर यू अ गुड स्पीकर? देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। हर कोई इंसान सिर्फ ख्याली पुलाव बनाओ, सोचो ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, ऐसा नहीं होता। सॉरी बॉस, ऐसा नहीं हो पाएगा। आजकल तो यही चल रहा है, आप सही कह रहे हो। बहुत सारे ऐसे कोचेस हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात पे रोटी सेक रहे हैं। वो सामने वाले की इनसिक्योरिटी के ऊपर, जो आदमी किसी कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स का शिकार हुआ है, वो थोड़ा सा परेशान है, उसके उस परेशान इमोशंस के ऊपर उसको भुना जा रहा है। उसको कह रहा है क्या कर रहा है तू? वो बेचारा सोशल मीडिया देख रहा है, अचानक एक वीडियो आता है, क्या कर रहा है तू? 9 to 5 से परेशान है, नॉक जॉब क्विट कर, धंधा कर। उसके इमोशंस जो उस वक्त उसको अटैक किया जाता है। नहीं, वो अपना कोर्स बेच रहे हैं एक्चुअली, हाउ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। वो अपना कोर्स बेच रहे हैं। क्या वो जो ऐसा कर रहे हैं वो खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं? शायद नहीं, शायद वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, एंटरप्रेन्योर बनने की रेस में है। शायद वो कोर्स बेच के वो एंटरप्रेन्योर बन जाए। इसका मतलब जो 9 to 5 में फंसा हुआ है, वो वैसे वहां विक्टिम है, मे बी बिकॉज ऑफ सम कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, और वो फिर वो कोर्स परचेज करके दूसरा विक्टिम बन जाता है उस आदमी का जो उसको वो कोर्स सेल करने की कोशिश कर रहा है। सी, एंटरप्रेन्योरशिप कोर्सेज करके नहीं आती है। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए यू हैव टू डीप डाइव एंड एक्सपीरियंस ऑन ग्राउंड। जिस इंसान ने वो कोर्स बनाया है, या तो उसने कहीं से कॉपी पेस्ट कर लिया वो कोर्स, या फिर उसने खुद एक्सपीरियंस किया होगा अपनी लाइफ में, तभी वो कुछ कोर्स बना पा रहा है, वो कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर पा रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अबाउट बाइंग अ कोर्स एंड बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर। ऐसा नहीं है। आपको ऑन ग्राउंड उतरना पड़ता है, आपको अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ता है, आपको अपने आप को अपस्किल करना पड़ता है, आपको चीज़ें सीखनी पड़ती है एवरी डे, और आपको वो एक्सपीरियंस करना पड़ता है, सक्सेस और फेलियर, तब आप एंटरप्रेन्योर बनते हो। ऐसे 1-2 घंटे 3 घंटे का कोर्स करके आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते हो कभी भी। क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर कोई इस तरीके का, if somebody is interested in getting into entrepreneurship, first of all, of course, he must check whether he has the necessary traits or not. वो situations, वो circumstances भी हैं कि नहीं है। दूसरी बात कि अगर आप बनना चाहते हो तो आप किसी ऐसे आदमी से सीखने की कोशिश करो जो खुद एक एंटरप्रेन्योर है, एक बिजनेस चला रहा है, ना कि एक ऐसे आदमी से जो 4 किताबें पढ़ के कोर्स बना करके आपको बेच रहा है या 1 या 2 दिन की वर्कशॉप बेच रहा है। मतलब यू हैव टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द पर्सन। एम आई सेइंग इट राइट? सी, आपको ये देखना है कि जो आपको एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स बेच रहे हैं वो आपको एंटरप्रेन्योर्स तो नहीं बना सकते, लेकिन क्या वो आपको नेसेसरी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, बनने का ये तरीका है, इस तरीके को अगर आप ऑप्ट करते हो तो ये ट्रेड्स होने चाहिए, ये प्री रिक्विजिट्स होने चाहिए। अगर ऐसा कोई कोर्स है तो आपको वो सिर्फ बेसिक्स बता सकता है कि अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो दीज आर द बेसिक्स थिंग्स दैट यू मस्ट एक्वायर बिफोर यू स्टार्ट योर एंटरप्रेन्योरल जर्नी। तो अगर ऐसा है तो वो कुछ हद तक आपको एक आइडिया दे सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर बनने में क्या चैलेंजेस हो सकते हैं या फिर क्या प्री रिक्विजिट हो सकती हैं। अगर तो आप वो चैलेंजेस ले सकते हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर वो प्री रिक्विजिट वो सारी ट्रेड्स आपके अंदर हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको सक्सेस मिलेगी। एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, कौन ज्यादा आपको लगता है, विच जेंडर इज मोर प्रोन टू दिस harassment or this whatever scam, corruption that you may want to call it? कौन सा जेंडर ज्यादा प्रोन है? मुझे लगता है मेन आर मोर प्रोन टू दिस। क्या आप बात कर रहे हो? जी बिल्कुल। मुझे आई मीन जनरल परसेप्शन है कि विमेन आर मोर प्रोन टू दिस डिस्क्रिमिनेशन, इफ आई कैन कॉल इट। उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती कॉर्पोरेट्स के अंदर, उनको बढ़ावा नहीं मिलता कॉर्पोरेट के अंदर।
आदमी आज भी कॉर्पोरेट में औरतों को दबा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने सुना है, समझा है, वहाँ पे आदमी लोग ज़्यादा दब रहे हैं और उनको ज़्यादा दबाया जा रहा है। तो वो अगेन प्रॉब्लम ये है कि उनको अपनी फैमिली रन करनी है, उनको एवरी एंड ऑफ द मंथ उनको पैसा चाहिए और वो मजबूर हैं काम करने के लिए। शायद उनके पास वो एंटरप्रेन्योरल ट्रेड्स नहीं है कि वो अपना बिजनेस कर सके, या फिर उनके पास वो फंड्स नहीं है, उनके पास वो कैपिटल नहीं है कि अपना काम कर सकें। क्योंकि जॉब तो करेंगे, तो अगर यहाँ नहीं करेंगे कहीं और करेंगे, कहीं और नहीं करेंगे तो उसके कहीं और करेंगे। वहाँ पर सब जगह एक ही तरीके का कल्चर है। वो करप्शन, वो हैरेसमेंट, वो सब जगह है हर तरीके से। तो वो सोचते हैं कि अगर यही एक्सपीरियंस करना है तो यहीं कर लेते हैं ना, फिर कहीं और जाएंगे वहाँ पर भी यही होगा, कहीं और जाएंगे वहाँ पर भी यही होगा। तो मेन आर मोर प्रॉन टू दिस। एंड एक और बहुत बड़ा बहुत टर्म है कॉर्पोरेट में, मेन शेमिंग करके, कि अगर आप मेन हो तो आपसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं कि तुम तो मेन हो, तुम में तो ये भी आना चाहिए, तुम्हें तो वो भी आना चाहिए। विमेन ऑन द अदर हैंड अगर कुछ कम ज़्यादा भी आता है तो भी चल जाता है, कोई बात नहीं, विमेन है, बिकॉज वी नीड टू एम्पावर विमेन। तो अगर उनके स्किल सेट मैच नहीं करेगा तो भी हम उनको एम्पावर करने के लिए उनको अपॉर्चुनिटी दे देंगे, क्योंकि वो तो विमेन है ना, उनको तो एम्पावर करने की ज़रूरत है। तो इस चक्कर में मेन शेमिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। मेन हैव बीन टारगेटेड इन कॉर्पोरेट्स। और आप अगर 10 लोगों से बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि women are actually empowered and men are not in the corporates. So that's a shocking revelation. Yes, that's a shocking thing. Yes, that's actually very shocking. So you are saying कि जो corporates में women empowerment के नाम पर जो चल रहा है, it is actually troubling and becoming a hurdle for a lot of deserving men. Yes, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हम विमेन एम्पावरमेंट करना चाहते हैं और हम वी जस्ट वांट टू मेक विमेन अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, चाहे उनके पास वो स्किल सेट है चाहे नहीं है। बस हमें दुनिया को दिखाना है कि हमें देखो, हमारे पास इतने विमेन है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, वी बिलीव एंड वी सपोर्ट विमेन एम्पावरमेंट। तो उस चक्कर में क्या हो रहा है कि फिर अगेन वही बात कि अगर आप किसी चीज़ को डिज़र्व नहीं करते हो और आपको वो मिल जाए तो आप उसको रिटेन करने के लिए वो हर कुछ गलत काम करोगे, वो हर कुछ झूठ बोलोगे, वो हर मैनिपुलेशन करोगे ताकि वो औहदा, वो रुतबा और वो डेजिग्नेशन और वो सीटीसी आपसे कोई ले ना ले, बिकॉज यू आर नॉन डिजर्विंग। तो अगर हम विमेन एम्पावरमेंट के नाम पर किसी नॉन डिजर्विंग विमेन को अगर हम वो डेजिग्नेशन दे देते हैं, वो सीटीसी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देते हैं और वो नहीं परफॉर्म कर पाती समहाउ, तो फिर वो ढूंढते हैं कि हम कुछ ऐसा करें कि हम स्टे बैक करें किसी न किसी तरीके से। और ऐसा करके एक्चुअली हम किसी डिजर्विंग इंडिविजुअल प्रोफेशनल की की करियर को हम इम्पैक्ट करते हैं और उसकी अपॉर्चुनिटी हम उससे छीन रहे हैं एक तरीके से। During this conversation, I feel that it's a very scary situation. In corporates, a lot of deserving people are not getting what they should get because of stupid managers, because of the politics that they have created in the organization, and what is happening in the organization on the name of women empowerment. तो isn't it it's a very scary situation? जो बहुत सारे डिजर्विंग लोग हैं वो स्ट्रेस में है, वो परेशान है और ये एक्यूमुलेट हो रहा है ये स्ट्रेस। क्या ऐसा है? हाँ, बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, और स्पेशली फॉर मेन ऐसा है। और ये बहुत डेंजरस है फॉर द सोसाइटी एज अ होल।
इट विल क्रिएट एन इम्बैलेंस. आई एम नॉट अगेंस्ट women empowerment, बट ऐसा ना हो कि ओनली women विल बिकम empowered एंड men विल नॉट. मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले 2, 4, 5, 10 साल में ऐसा ही होने वाला है कि only women will be empowered, not the men. So we need to run one more campaign for men empowerment after 10 years or maybe after 5 years. वैसे दबे स्वर में तो ये बातें हो रही है, बिल्कुल तो इस बारे में बात नहीं कर रहा. कोई बात कर नहीं पाएगा ना बेचारा, वो जॉब कर रहा है, उसको जॉब से निकाल देंगे बोलेगा तो वो. Men are more scared, fearful in corporates as compared to women in today's world. Women are fearless. हर बात में मेन शेमिंग होती है. आप घर ही चले जाओ ना, आपकी बीवी कुछ बोलती है, आपकी माँ कुछ बोलती है, वहां पर भी मेन शेमिंग चल रही है. वहां पर भी विमेन आर एम्पावर्ड, आपके घर में भी. तो ऑफिस में कैसे नहीं होगा? पुनिश, आपसे बहुत बातचीत करी और एटलीस्ट हम शायद व्यूअर्स को सेंसिटाइज कर पाए इन मुद्दों पर, इन इश्यूज पर जो कॉर्पोरेट्स में चल रहे हैं. मेन शेमिंग, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, द अथॉरिटी विद विच, जैसे होता था ना पहले कॉलेजेस में, आज भी होता है लेकिन अब बिकॉज इट इज बीइंग मेड इलीगल कि आप नहीं कर सकते. रैगिंग इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. एक वक्त पर सरेआम रैगिंग होती थी, रैगिंग आज भी है, मगर वो उसको एक रिकॉग्निशन मिला कि आप रैगिंग नहीं कर सकते भाई. इट इज इंपैक्टिंग समबडीज लाइफ. पीपल एंड स्टूडेंट्स वुड एंड अप कमिटिंग सुसाइड बिकॉज ऑफ रैगिंग. आज की तारीख में कॉर्पोरेट के अंदर एक रैगिंग की तरह ही एक पूरा का पूरा एक सिस्टम है, जो एक रैकेट है, एक सिस्टम है जो इस तरीके से करप्ट है, जो ऐसा स्कैम ओरिएंटेड है कि जो एक न्यूकमर एक कॉर्पोरेट में आता है, जब कोई कॉलेज में जा रहा है तो उसका रैगिंग बोल करके बंद हो चुका है. वो रिकॉग्निशन मिल गया उसको उस लेवल पर, क्योंकि उसके बारे में बातचीत हुई, लोगों ने सुसाइड किया. कॉर्पोरेट के अंदर वो अभी तक लाइमलाइट में नहीं है, वो सामने नहीं है, इसलिए उस चीज के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, उस मुद्दे को कोई टच नहीं कर रहा है, कोई डिस्कस नहीं कर रहा है कि कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स इज एज डेंजरस एज रैगिंग. मेन शेमिंग इज एज डेंजरस एज रैगिंग और एनीथिंग एल्स. एंड ऑफ कोर्स, सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वी अंडरस्टैंड, वी टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट एस्पेक्ट. जब हम ये कह रहे हैं कि विमेन आर एम्पावर्ड, वी टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट एस्पेक्ट. दूर दराज गांव में, हिंदुस्तान के कोने कोने में, छोटी जगहों में आज भी women are not empowered. That's not what we are talking about. That still that balance has to be created there. But यहां corporate के अंदर that balance probably is already being created, and now because of this बहुत disadvantage लिया जा रहा है. बहुत सारे डिजर्विंग मेन जो हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. मैं तो ये मानता हूं कि अगर ऐसा हो रहा है तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन का फेलियर है, उस मैनेजमेंट का फेलियर है, उन सीईओज, उन डायरेक्टर्स का फेलियर है जो उस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं और अपने लोगों को खुश नहीं रख पा रहे हैं, डिजर्विंग लोगों को वो नहीं दे पा रहे हैं जो वो डिजर्व करते हैं, और जस्ट नॉन डिजर्विंग लोगों से वो कैसे ना कैसे करके बस दे आर जस्ट मैनेजिंग देयर थिंग्स विद द नॉन डिजर्विंग पीपल. आई डोंट नो हाउ दे आर मैनेजिंग, बट दिस इज रियली सैड. और इस बारे में जानते सब हैं. ऑफ कोर्स आप किसी भी मेल से बात करोगे जो कॉर्पोरेट में 2, 4, 5 साल से काम कर रहा है, वो आपको सब कुछ बता देगा जो मैंने आपको बताया. बट वो बताए किसको, कहाँ रेस करे वो, मतलब क्या करे वो कि वो अपनी कंसर्न्स किसको शेयर करे. जिसके साथ शेयर करेगा वही तो उसके साथ वैसा बुरा कर रहे हैं. और वैसे भी इन जॉब, वेन एवर यू आर इन जॉब, आप कुछ भी बोलोगे तो आपको शाम को एचआर का कॉल आ जाएगा कि exactly. क्या बोल रहे हो आप, यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक लाइक दिस, यू आर नॉट अलाउड टू शेयर सच थिंग्स, दिस एंड दैट. आप कुछ भी तो नहीं कर सकते. आप जॉब कर रहे हैं तो आप, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप कुछ उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं.
आप कोई फ्रीलांस काम भी नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ा डर ये कि महीने के एंड में तनख्वाह चाहिए, घर चलाना है भाई। बिल्कुल। उस डर के तहत पिसे जा रहे हैं और पिसे जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसा इसीलिए है बिकॉज मेन आर मजबूर। भाई उनसे ही एक्सपेक्टेशन है ना, देखो घर चलाना है, परिवार पालना है। क्या सजेशन है आपकी उन लोगों से जो इस वक्त हमें सुन रहे होंगे, परेशान होंगे? क्या करना चाहिए उनको? देखो, जिसको करना है वो तो चेंज नहीं होने वाला, जिसको पॉलिटिक्स करनी है वो चेंज नहीं होगा, जिसको गलत काम करना है वो चेंज नहीं होने वाला। लाइक आई सेड, द ओनस इज ऑन द टॉप मैनेजमेंट। तो मुझे ऐसा लगता है कि टॉप मैनेजमेंट शुड थिंक अबाउट इट एंड हायर राइट डिजर्विंग पीपल एटलीस्ट अंडर देम। तो एक एक लेवल पे भी अगर जाएगा, सपोज एक मैनेजर है, उसके अंडर में एक मैनेजर है, अगर वो मेक श्योर कर ले कि जो मेरे अंडर में जो मैनेजर है वो सही है, वो किसी के साथ गलत नहीं करेगा, वो जस्टिस करेगा, वो प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज फॉलो करेगा, वो कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा। अगर ऐसे हर एक मैनेजर अपने अंडर एक मैनेजर को ऐसा हायर कर ले, इंश्योर कर ले, तो आई थिंक this could be a game changer, and it will take time, but it will definitely improve on to the culture and the things that are happening in the organization. थैंक यू वेरी मच मुनीश। बातचीत करी आपसे इस टॉपिक पर, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स पर, और इस चल रहे स्कैम और करप्शन पर, और इसके नाम पर जो परेशान हो रहे हैं लोग कॉर्पोरेट्स में। एटलीस्ट वी वर एबल टू टच अपॉन दिस सेंसिटिव टॉपिक। I would really encourage all the viewers, if you're able to relate to this conversation, and if you feel that a lot of people are being victimized in corporates, and they are the victim of corporate politics and idiot managers who, not everybody is bad, of course. When I'm saying idiot managers, not every manager, there are a lot of good managers as well who are taking care of their team in the best possible way. Kudos to them. Keep doing the good work that you're doing. लेकिन जो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपनी ना सरकारें चला रहे हैं मिनी कॉर्पोरेट्स में, और उन लोगों को शोषित कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, जो बेचारे अपना घर चलाना चाहते हैं। वो जो आवाज नहीं उठा सकते कि मैं परेशान हूं, उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स ने ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं बना रखा। दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड टू लिसन टू पीपल्स चैलेंजेस बिकॉज दे आर टू बिजी ईदर स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव देयर बिजनेस और दे आर टू बिजी मेकिंग मनी, एंड दे डोंट गिव अ डैम अबाउट द पीपल हु आर वर्किंग इन देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड दोज हु आर, स्पेशली दोज हु आर विक्टिम्स। तो दोस्तों, आज इस कॉन्वर्सेशन में ये कोशिश की गई थी कि हम इस बारे में सेंसिटाइज करें लोगों को, और एटलीस्ट वी टॉक अबाउट इट, because the more we talk about it, the more people will be aware of it. So share this video, share this video as much as you can, share this conversation as much as you can, so that it can reach to people who need to hear this, those who can actually do something about it in your organization, जो decision ले सकें, जो इस बारे में समझ सकें। अगर आप नहीं कह पा रहे हैं तो हमने कह दी आपकी बात, और अगर हमने कह दी तो उसे पहुंचाओ उस लेवल तक जहां पर उस बात को लोग समझें और कुछ एक्शन ले, ताकि जो कल्चर है, जिसे लोग कह रहे हैं आग लगा दो कल्चर को, जैसा आपने बहुत ब्यूटीफुली कहा पुनीश कि आग कैसे लगा दो भाई? अगर आपकी सोसाइटी के अंदर टीटी की टेबल है, पूल की टेबल है, तो आपके सोसाइटी में है, आप कहीं बाहर जाते हैं, अब ऑल ऑफ दिस इज देयर। कल्चर का पार्ट है, सोसाइटी का पार्ट है, रिलीजन का पार्ट है, कॉर्पोरेट का पार्ट क्यों नहीं है? बिल्कुल होना चाहिए। और इन सब के बारे में आई होप आपको ये कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। पुनीश, थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ ये बातचीत? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर टुडे। Looking forward to probably have you again and get more from your tremendous experience that you have spent in corporates. Thank you very much to all the viewers who have watched this episode of the podcast. We are very happy and excited to present these ideas to you and have these conversations. Please like the video, share it with as many people as you can, and do comment. कैसा रहा आपका ये
experience of the conversation that I had with none other than Mr. Punish Gupta. Thank you very much. Until I see you again in the next episode of the Nitin Soni podcast.